नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक एक करके जानेंगे। दरअसल दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल यूएन में पहले ही दिन भारत का बजा डंका। भारत ने फहराया तिरंगा और आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके चीन और पाकिस्तान को किया एक्सपोज। भारत ने किया आज कार्यकाल का आगाज़। जी हाँ, यूएन से में भारत की गर्जना से दुनिया में दिखी ताकत, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल चीन की नापाक हरकत। रक्षा मंत्रालय ने कहा लद्दाख में चीन ने ताकत के दम पर बदलाव का किया था प्रयास। भारतीय सैनिकों ने मजबूती से दिया जवाब, लेकिन अभी भी चीन भारत से टकराहट की सिचुएशन में लगातार बढ़ा रहा है युद्ध टैंक। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही। फिलहाल ड्रैगन तानाशाह की ओर। जी आपको बता दें, क्या वाकई में राम नाम सत्य कर दिए गए हैं जैक मा, या फिर बंद किया गया है जेलों में गिरफ्तार? ये बड़ी खबर निकल के आ रही। चीन की ड्रैगन की मीडिया ने दिया है नया संकेत। बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे क्या आलोचना की सजा मिली है। लेकिन इस सब की तरह सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान सरकार को फटकार लगाते हुए 2 सप्ताह में मंदिर बनाने और ढहाने वाले जिहादियों से वसूली करने के आदेश दे दिए। ये भी आपको बताएंगे, सब कुछ खबर जानेंगे। यहाँ पर दुनिया में वैक्सीन को लेकर भारत का बजा डंका, तो बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी है, तो वो भी आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें की करके विस्तार से बताएंगे। ममता राज में एक और इस्तीफा हो गया है। जी हाँ, एक और मंत्री ने इस्तीफा दिया, ममता बनर्जी, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर पूर्णतः भरोसा करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही। फिलहाल यूएन में पहले दिन भारत का बजा डंका। आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करके भारत ने फहराया तिरंगा। कहा नहीं छोड़ेंगे चीन और पाकिस्तान जैसे आतंकी देशों को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल शुरू हो गया है। 4 जनवरी यानी सोमवार को भारत के पहले कार्यकाल दिवस की शुरुआत की गई है। भारत ने अपने कार्य दिवस के पहले ही दिन बता दिया है कि आतंकवाद के मुद्दे को अपनी प्राथमिकताओं में रखता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत ने सोमवार को कहा है कि फिलहाल भारत आतंकवाद जैसे मानवता के साझा दुश्मनों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने से संकोच नहीं करेगा। उन्होंने कहा है कि भारत सुरक्षा परिषद में अपने कार्यकाल का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मसलों का मानव केंद्रीय एवं समावेशी समाधान के लिए करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने यहां सुरक्षा परिषद में एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही हैं। इस कार्यक्रम में सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य भारत, नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको के झंडे लगाए गए हैं। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में भारत 1 जनवरी से अस्थायी सदस्य के रूप में 2021 और 22 का कार्यकाल प्रारंभ हुआ है। 2021 में 4 जनवरी आधिकारिक रूप से पहला कार्य दिवस भी रहा है। त्रिमूर्ति ने भारतीय तिरंगा लगाया और कहा कि भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि फिलहाल भारत अपने कार्यकाल का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मसलों का मानव केंद्रित एवं समावेशी समाधान के लिए करेगा और वो विकासशील दुनिया की आवाज़ भी बनेगा। तो दोस्तों, भारत पहले ही दिन चीन और पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर भी घेरते हुए दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल लद्दाख में चीन ने ताकत के दम पर बदलाव का किया था प्रयास। भारतीय सैनिकों ने मजबूती से दिया था जवाब, लेकिन एक बार फिर से भारत संग युद्ध की तैयारी में जुटा चीन एलएसी पर लगातार टैंकों की तैनाती कर रहा है। दरअसल चालबाज चीन अब भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत ने जब ड्रैगन की हर हरकत को ध्वस्त कर दिया, तब वो ध्वंस दिखाने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर टैंकों की तैनाती कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना सीमा पर पूरी तरीके से चौकस और चौकन्ना है और किसी भी हरकत का माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। ये तो कोई नया मामला है नहीं। चीन जब से गलवान घाटी में उसने अपना रंग दिखाया, तब से ही भारतीय सेनाएं पूरी तरीके से हाई अलर्ट है। हालांकि आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि चीन लगातार जिस तरीके से गलवान में हिंसा किया, उसने पूरी ताकत से जितना चीन में दम था वो बदलाव का प्रयास किया था उस एलएसी को। लेकिन उसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने सीमा पर माकूल और करारा जवाब दिया था, जिसके बाद चीन की होश उड़ गए थे।
हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल दोस्तों, ड्रैगन ने क्या राम नाम सत्य कर दिया। जी हाँ, जैक मा नहीं दिख रहे हैं 2 महीने से, क्या गिरफ्तार किया गया है। सरकारी मीडिया ने दिए संकेत। चीन के सबसे अमीर कारोबारियों में शुमार अलीबाबा ग्रुप के मालिक जैक मा पिछले 2 महीने से लापता बताए जा रहे हैं। चीनी मीडिया के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो चीनी सरकार की देख रेख में हैं, यानी चीन की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया है। अटकल ये भी है कि जैक मा को गिरफ्तार कर लिया गया है, या फिर घर में नज़रबंद कर दिया गया है, या फिर वाकई में उन्हें इस दुनिया से ही अलविदा कर दिया गया है। आखिर चीन तानाशाह, चीन कुछ भी कर सकता है। लेकिन आपको बता दें कि जो मीडिया, चीनी मीडिया ने जो संकेत दिए हैं उससे स्पष्ट है कि चीन सरकार, जिनपिंग की सरकार ने फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। चीन के पास बड़ी हस्तियों की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी नहीं बताने का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए पर्यवेक्षण का मतलब जेल हो सकता है। हांगकांग स्थित द एशिया टाइम्स ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली के हवाले से कहा गया है कि उन्हें देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया गया है। पीपल्स डेली ने नवंबर के एक अंश में ये भी कहा गया है कि चीनी सरकार की नीतियों के बिना अलीबाबा को इतनी ऊंचाइयों तक नहीं ले जा सकते हैं। जैक मा नवंबर 2020 से किसी भी सार्वजनिक इवेंट या टीवी शो में नज़र नहीं आए हैं। इसके बाद उनके गायब होने की भी खबरें आने लगी हैं। चीन के सबसे अमीर कारोबारियों में शुमार अलीबाबा ग्रुप के मालिक जैक मा पिछले 2 महीनों से लापता बताए जा रहे हैं। जैक मा करीब 2 महीने से किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखाई दिए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा सरकार को आदेश 2 सप्ताह में भीतर बनाए मंदिर ढहाने वालों से वसूली करके ही बनाया जाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई में कोर्ट ने मंगलवार को खैबर पख्तूनख्वा को प्रांतीय सरकार को आदेश दे दिया है कि वो करक जिले में तेरी गांव में वो कृष्ण मंदिर के साथ ही परमहंस जी महाराज की समाधि का 2 सप्ताह में पुनर्निर्माण करें। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा है कि फिलहाल मंदिर में तोड़फोड़ करने वालों को ही इसके पुनर्निर्माण में पैसा देना होगा। दरअसल बीते 30 दिसंबर को धर्मस्थल पर विस्तार कार्य का विरोध करते हुए कट्टरपंथी जमीयत उलमाए इस्लाम पार्टी के सदस्यों की अगुवाई में एक भीड़ ने मंदिर पर तोड़फोड़ की थी और आग लगा दी थी, और वहां पर एक हिंदू धार्मिक नेता श्री परमहंस जी महाराज की समाधि भी थी। और इसके बाद एफआईआर में 350 से ज़्यादा लोग नामजद हैं। मामले में अब तक 100 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल चीन को झटका देने की तैयारी में केपी शर्मा ओली भारत समर्थक नेपाली कांग्रेस से मिला सकते हैं हाथ। दरअसल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के उप मंत्री के नेपाल में से खाली हाथ लौटने के बाद अब देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ड्रैगन को एक झटका देने की तैयारी में है। नेपाली कांग्रेस के चीफ शेर बहादुर देउवा और ओली के बीच डील होती दिखाई पड़ रही है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट अगर प्रधानमंत्री के संसद को भंग करने के फैसले को खारिज कर देता है तो ओली अब पुष्प कमल दहल प्रचंड को झटका देते हुए देउवा के नेतृत्व में सरकार बना सकते हैं। नेपाली कांग्रेस परंपरागत तौर पर भारत समर्थक पार्टी मानी जाती है, और जबकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में एकता बरकरार रखने पर भी जोर दिया था। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिल गेट्स ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत का नेतृत्व देख खुशी हो रही है। दरअसल कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के फैसले के बाद हर जगह भारत के शीर्ष नेतृत्व की सराहना की जा रही है। इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने ट्विटर के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। बिल गेट्स ने लिखा है कि जिस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने की कोशिशें कर रही हैं, उस समय साइंटिफिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखकर खुशी महसूस होती है। बिल गेट्स ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और बधाई भी दी है। बिल गेट्स देश में कोरोना की बिगड़ती हालात को देखकर काफ़ी चिंतित हैं, और वो पहले भी कई कोरोना महामारी को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दे चुके हैं। हम चलते हैं अपडेट। रॉबर्ट वाड्रा के घर फिर इनकम टैक्स अफसर का छापा, बेनामी संपत्ति केस में हो रही है पूछताछ। बेनामी संपत्ति केस में आयकर विभाग के अफसर फिर आज रॉबर्ट वाड्रा के दफ्तर पहुंच गए हैं। इससे पहले सोमवार को रॉबर्ट वाड्रा से अफसर की टीम ने 8 घंटे तक पूछताछ की थी। रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति हैं। ये पूछताछ बीकानेर और फरीदाबाद में जमीन खरीद फरोख्त को लेकर की जा रही है।
सूत्रों की माने तो बीते दिन की पूछताछ में रॉबर्ट वाड्रा से कुछ कागजातों के बारे में सवाल हुए हैं। इन कागजातों को रॉबर्ट वाड्रा पहले आईटी के सामने पेश नहीं कर पाए थे और अब आज भी इसी को लेकर रॉबर्ट वाड्रा से सवाल हो सकते हैं। बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग की टीम ने पहले ही रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा था, लेकिन कोरोना काल के कारण वो नहीं आ सके थे। ऐसे में अब सोमवार को आयकर विभाग की टीम दिल्ली के सुखदेव विहार स्थित रॉबर्ट वाड्रा के दफ्तर पहुंची। हम चलते हैं अपडेट। दिल्ली चांदनी चौक में हनुमान मंदिर को लेकर हुआ बवाल, सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन के लोग। जी हाँ, दिल्ली के चांदनी चौक में चल रहे सौंदर्यीकरण के दौरान तोड़े गए हनुमान मंदिर को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। वहीं कांग्रेस भी इस घमासान में कूद पड़ी है। सियासी बयानबाजी के अलावा कुछ हिंदू संगठनों के लोग भी चांदनी चौक पहुंच गए हैं और दिल्ली सरकार खिलाफ नारेबाजी की है। दरअसल चांदनी चौक में सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है, जिसके लिए वहां मौजूद हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया। इस मसले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। दिल्ली भाजपा ने मांग की है कि दिल्ली सरकार चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण की योजना की रीडिजाइन करके वहां हनुमान मंदिर को पुनः स्थापित करने की व्यवस्था करे। वहीं पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भाजपा शासित एमसीडी ने पहले सैकड़ों वर्ष पुराना हनुमान मंदिर तोड़ा और अब जनता के आक्रोश से बचने व अपने जघन्य अपराध को छिपाने के लिए आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों को घेरा है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि चांदनी चौक में मंदिर के पुनः निर्माण के लिए जल्द ही राज्यपाल अनिल बैजल से मिलकर इस संदर्भ में पार्टी हस्तक्षेप करने की मांग करेगी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली धार्मिक समिति के मंत्री सत्येंद्र जैन हैं और अगर वो चाहते हैं तो धार्मिक समिति में इस मामले का समाधान कर सकते हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल ब्लू बर्ड फ्लू की जबरदस्त दहशत। केरला में आपदा घोषित। मंदसौर में चिकन अंडे की दुकान बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। कोरोना वैक्सीन के आने पर राहत के बीच एक नया संकट गहराता दिखाई दे रहा है। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू फैल गया है। बर्ड फ्लू फैलने से राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल और केरला में भी तेजी के साथ पैर पसार रहा है और दहशत भी मच गया है। देखते हुए राज्य सरकारों ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया। केरला ने तो इसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर से 3 जनवरी तक 376 कौवों की मौत हो चुकी है। इनमें से ज़्यादातर 142 मौतें इंदौर में हुई हैं। इसके अलावा मंदसौर में 100, आगरा मालवा में 112, खरगोन जिलों में 13, सीहोर में 9 कौवों की मौत हो गई है। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने आज तक से बातचीत करते हुए बताया कि कौवों की सैंपल भोपाल के स्टेट DI लैब भेजे गए हैं। इंदौर और मंदसौर से भेजे गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। यानी बर्ड फ्लू आपको बता दें तेजी के साथ फैला, जिसमें पक्षियों की मौत हो रही है। हम चलते हैं अपडेट। बंगाल में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने एक और झटका दिया पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी को। TMC में एक और इस्तीफा। मंत्री पद से लक्ष्मी रतन शुक्ला ने दिया इस्तीफा। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मगर राज्य में सियासत अभी तेज हो चुकी है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस अपने नेताओं को एकजुट रखने में असफल रही है। एक एक करके कई नेता ममता बनर्जी की पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। ताज़ा मामला बंगाल के मंत्री, पूर्व क्रिकेटर, पार्टी नेता लक्ष्मी रतन शुक्ला ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि शुक्ला ने TMC के विवादास्पद विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन आपको बता दें पार्टी से फिलहाल उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से। तो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, खेल मंत्री का इस्तीफा ममता के लिए मुसीबत। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। किसान नेताओं के बिगड़े बोल। अगर किसानों पर चली गोलियां तो RSS मुख्यालय सहित मोहन भागवत को उड़ा देंगे। जी हाँ, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने जा रहे नागपुर के कथित किसान नेता अरुण बनकर ने मध्य प्रदेश के मुल्ताई और इटारसी में विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि किसानों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया तो हम भी नागपुर के हैं। हम RSS प्रमुख मोहन भागवत सहित RSS का मुख्यालय कार्यालय ही उड़ा देंगे। महाराष्ट्र राज्य किसान सभा नागपुर के महासचिव अरुण बनकर ने यह बयान सभा में मुल्ताई के किसान स्तंभ के पास दिया है। इस विवादित बयान का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। उधर अरुण बनकर ने सोमवार को इटारसी में मीडिया से चर्चा के दौरान बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर किसी भी सिचुएशन में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम चलते अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, नए संसद भवन बनाने का रास्ता हुआ साफ। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को दी हरी झंडी।
देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट के पास नए संसद परिसर के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को परियोजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने 2-1 के बहुमत के फैसले से कहा है कि परियोजना के लिए जो महत्वपूर्ण मंजूरी दी गई है तथा भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए जो अधिसूचना जारी की गई वो वैध है। न्यायमूर्ति खानविलकर ने खुद की ओर न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की ओर से ये फैसला लिया है, जिनमें सेंट्रल विस्टा परियोजना के प्रस्तावक को सभी निर्माण स्थलों पर स्मॉग टावर लगाने और एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। पीठ के तीसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भी परियोजनाओं को मंजूरी पर सहमति जताई है। हालांकि उन्होंने भूमि उपयोग में बदलाव संबंधी फैसलों पर परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी दिए जाने पर असहमति जता दी है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल दोस्तों, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर किए जाने का मुद्दा कांग्रेस और शिवसेना के बीच फिर गरमाया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजीनगर किए जाने का मामला एक बार फिर से गर्मा गया है। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन की घटक दल कांग्रेस ने दो टूक कह दिया है कि वो शहर का नाम बदलने के किसी भी प्रस्ताव का विरोध करेगी। इसके साथ ही सचेत किया गया है कि फिलहाल ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, जबकि 4 महीनों बाद ही औरंगाबाद महानगर पालिका के होने वाले चुनाव को देखते हुए शिवसेना करीब 3 दशक पुराने अपने इस आंदोलन को फिर से सियासी पटल पर प्रमुखता से रखने के प्रयास में जुटी हुई है। उसने जता दिया है कि ये उसके लिए भावनात्मक मुद्दा है, क्योंकि पार्टी के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने संभाजीनगर नामकरण करने की मांग की थी और अब केवल कागजी कार्रवाई पूरी की है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल दोस्तों, राहुल गांधी दोबारा बन सकते हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी की जिम्मेदारी उठाने की तैयारी। जी हाँ, कहा हम ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर से बनेंगे अध्यक्ष। जी हाँ, भाजपाइयों में खुशी की लहर दौड़ी। कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच पार्टी के नए अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि राहुल गांधी दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारियां संभालने के लिए राजी हो गए हैं। शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अध्यक्ष पद को लेकर बैठक हुई थी। इसमें कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पदाधिकारी मौजूद थे। और इसी के बाद दोस्तों, आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी ने कहा है कि ठीक है, अगर जो जिम्मेदारी मिलेगी संभालेंगे। अब जिसके बाद भाजपाइयों में जमकर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। मुरादनगर हादसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन, नुकसान की भरपाई इंजीनियर ठेकेदार से होगी, दोषियों पर लगेगा रासुका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, मुरादनगर में रविवार को शमशान घाट में हुए भयावह हादसे में 24 लोगों की जान चली गई। अब इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ कड़ा कदम उठाते हुए कहा है कि घटना के नुकसान की पूरी भरपाई इंजीनियर और ठेकेदारों से की जाएगी, दोषियों पर रासुका लगाया जाएगा। मुरादनगर शमशान घाट के गलियारों की छत गिरने से 24 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने मुरादनगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ईओ निहारिका सिंह, अवर अभियंता चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष को सोमवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। शमशान घाट में 55 लाख रुपए में घटिया सामग्री लगाकर निर्माण करने वालों के खिलाफ कमिश्नर और आईजी ने रविवार की रात में ही एफआईआर दर्ज करा ली थी। मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी को भी पुलिस ने रात में गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों, अब इन पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था, लेकिन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अब शिकंजा कसने के बाद दोस्तों, अब ये अच्छे खासे जेल में जाने वाले, अब लंबा जाएंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, शेयर बाजार में उछाल जारी, रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ सेंसेक्स आज। जी हाँ, दरअसल अमेरिकी और एशियाई बाजारों में गिरावट के चलते आज सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट पर खुला था, लेकिन कारोबारी के दौरान बेहतर तिमाही नतीजे के दौरान बंद होते होते अच्छा खासा ऊंचाई स्थापित कर लिया। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। फिलहाल यूपी में ग्राम प्रधानों पर होगी कार्रवाई, नहीं लड़ सकेंगे ऐसे चुनाव जिन पे भ्रष्टाचार के निकलेंगे मामले। दरअसल यूपी में ग्राम प्रधानों पर का कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन उनकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों ने आखिरी 25 दिनों में किसान विकास कार्यों के नाम पर बहुत पैसे खर्च किए थे। अब इसकी जांच होगी, यानी एक महीने पिछले 30 दिन 25 से 30 दिनों के अंदर जितने भी रुपए उड़ाए गए हैं उन सब का जांच यूपी सरकार कराएगी। इसके लिए बाकायदा
एडीओ पंचायत के साथ बड़े अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई और ग्राम सभा में इसकी जांच कराई जाएगी और ऐसे दोषी ग्राम प्रधान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर उतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।